Hello guys, we are back with a new video, and in this video we will cover these sections. These sections are from science, and the topic is crop production and management of class 8. तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये जो सेक्शन जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं ये मतलब हर क्लासेस के लिए एकदम बिल्कुल आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी बैठे एक्सेस कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। ये टॉपिक है, ठीक है, साइंस का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, नीड ऑफ फूड। टॉपिक मैं एक बार कर दे रहा हूँ। नीड ऑफ फूड, इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का इमरजेंस कब आया, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, है ना। फिर क्रॉपिंग पैटर्न कैसे हैं हमारे भारत में और ये किस तरीके से काम करते हैं, और इस पे जो डिफरेंट फैक्टर्स है इनको कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, दीज थिंग्स। फिर उसके बाद है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक प्रैक्टिसेज है जिसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। इसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आता है। इसी में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग जो है खेत को जोतते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना प्लोइंग द फील्ड, तो वही है प्लोइंग द फील्ड हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद यानी टर्निंग ऑफ सॉइल, सोइंग यानी कि उसमें फिर बीज बोना, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या है, कौन ऑर्गेनिक है, कौन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है। अगर आप लोग लगातार मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो आप मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में आसानी से बता सकते हैं कि कौन मैन्योर्स, कौन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड कौन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो आप लोग इस पे एक बार एक क्वेश्चन भी पता कीजिएगा कि ह्यूमस नाम का जो मिनरल है, खनिज है, वो क्या है, मैन्योर है या फर्टिलाइजर है। चलिए आगे देखते हैं। इरिगेशन, हम लोग सिंचाई का जानेंगे, जैसे कि इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से कैसे रक्षा किया जाए, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों का यूज करके। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, यानी कि कटाई और फिर उसके बाद उसका भंडारण, यानी कि इसका मतलब आप उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किन तरीके के कंडीशंस में सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या है कि आपके जो बुक्स हैं उन्हीं से मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा कि आपका जो नीड ऑफ फूड है, हम सभी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। चाहे आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो, हमारा बॉडी जो है कोई भी फंक्शन कर रहा हो, चाहे वो ब्रीदिंग कर रहा हो, चाहे वो रेस्पिरेशन कर रहा हो, डाइजेशन कर रहा हो, ग्रो कर रहा हो, है ना, कोई भी आप फंक्शन कर रहे हो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, एनर्जी हम लोगों को मिलते हैं फूड से। और फूड आपको बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इस पे भी हमारा लेक्चर हो चुका है। बेसिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कोई भी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमें फूड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फूड का जो अलग अलग तरीका है फूड प्रोसेसिंग या फूड बनाने का, ठीक है, हर एक जीवों में अलग अलग तरीका है। जैसे कि और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी बात बोल सकते हैं, जैसे कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग जानते हैं कि खुद से खाना बनाते हैं हम लोग, ये हम लोग नहीं, प्लांट्स जो है खुद से खाना बना लेते हैं बाय द सिंथेसिस ऑफ बाय द फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले भी क्लास में, और लगातार इसी को आगे कंटिन्यू करते रहना है। इस एक पढ़त दर पढ़त हम लोग जो है क्लास वाइज जो है सीखते जाते हैं। इसी प्रकार से क्लास वाइज आप लोग को शिक्षा दी जाती है। तो प्लांट्स, हम लोग जाने क्या कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना लेते हैं, अपने नीड ऑफ फूड को ये फुलफिल कर पाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड को रिसीव कर पाते हैं, यानी कि किसी दूसरे पर निर्भर होकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड को गेन करते हैं। देखिए फूड को हम लोग अगर लार्ज पॉपुलेशन, अगर इंडिया लेवल पे देखें तो पूरे इंडिया लेवल पे हम लोगों को बहुत लार्ज अमाउंट में फूड प्रोडक्शन करना होता है ना। तो लार्ज अमाउंट में फूड प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को लार्ज पॉपुलेशन के लिए हम लोगों को फूड अगर फुलफ़िल करवाना है तो उसके लिए हमको रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की आवश्यकता होगी। क्या क्या बोले, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
फूड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये लार्ज पॉपुलेशन है, इसमें आप एक देख सकते हैं पीडीएस जो चलता है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जन वितरण प्रणाली। इसमें आप राशन से जाते हैं और खाना आप अनाज जो है उठाते हैं, तो ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ही है ना। और ये एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, इसी को हम लोग फुलफिल करवाने के लिए इस तरीके के पीडीएस जैसे चीज़ों को लाया गया है, पीडीएस जैसे स्कीम्स को लाया गया है ना। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कब और कैसे स्टार्ट किया गया। देखो, पहले हम लोग जो थे हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, ठीक है। हम लोग मतलब हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स, आदि मानव बोल सकते हैं उनको। हम लोग क्या करते थे कि हंटिंग करते थे और फूड को कलेक्ट करके रख लेते थे, ठीक है। तो अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है, इससे पहले हमारा गैदरिंग और हंटिंग का काम होते रहता था। जो भी पेड़ पौधों पे जो भी भोजन मिलते थे, फल फूल, वो हम लोग कंद मूल जिनको बोलते हैं हम लोग, वो खाया करते थे, है ना। तो अब हंटिंग का, उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के तरफ बढ़े। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो क्या हुआ, आप देखोगे कि क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर में बदलाव होता है और टेम्परेचर हल्का सा जो है गर्म की ओर हो जाता है, गर्म होने लगता है, ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का। जिस वजह से क्या होता है कि ग्रासी फील्ड्स वगैरह ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाते हैं, ठीक है। तो और इससे क्या होता है कि जो पैस्टोरल फील्ड भी ज़्यादा होने लग जाते हैं, है ना। जिसके वजह से उसी समय 10,000 ईयर्स अगो, उसी समय के आसपास हमारा जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है, हम लोग क्रॉप्स उगाना सीख लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा हमें ज़रूरत पड़ता है? तो होता क्या है कि जब अच्छा कंडीशन, अच्छा वेदर होता है, तो उस समय जो है आराम से हम लोग शिकार कर पाते थे पहले। लेकिन जैसे ही बैड वेदर कंडीशन होते थे, उस वक्त हम लोग शिकार करना उतना फिजिबल नहीं होता था शिकार करने के लिए एनवायरनमेंट। तो उस समय हम लोगों को भोजन पे ही आश्रित होना पड़ता था, जो भी हम लोग गैदर करके रखे हुए हैं। तो इस समय ही हम लोग क्या किए कि क्रॉप प्रोडक्शन का ये, और जो भी खुद ब खुद जो भी क्रॉप्स उग रहे थे अपने आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली, मतलब जो भी इन्वायरमेंट के थ्रू हमें मिल रहा था, हम लोग उसी पे आश्रित हो जा रहे थे। धीरे धीरे हम लोग क्या है कि उनका ऑब्जर्वेशन किया बहुत ही केयरफुली, जिसके वजह से हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन को सीख लिया और क्रॉप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का इस तरीके से हमारा इमर्जेंस हुआ अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, जो हमारा क्लाइमेटिक चेंजेज अभी आया। और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है हम लोगों ने हम लोग फूड हंटर गैदरर से क्या किए कि क्रॉप प्रोड्यूसर, और फिर उसके बाद सेटलमेंट की तरफ बढ़ गए। क्योंकि क्रॉप अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको एक जगह हम लोग भंडारण एरिया स्टोरेज करने का भी ज़रूरत पड़ता था, जिसके वजह से हम उसका क्या करते थे कि एक जगह उसको रखना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद जो है उस क्रॉप को देखभाल भी करना पड़ता था, जिसके वजह से हम उसका फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना होता था कि कुछ कुत्ते, यानी कि सबसे पहला पालतू जानवर हमारा कुत्ता ही रहा था। कुछ जानवर को ऐसे पाल लिए थे हम लोग जो हमारे इस क्रॉप्स की रक्षा कर सके और क्या करे कि हमें इंडिकेट कर सके। तो कुत्ते इसके लिए सबसे बेहतरीन थे। इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और भी बाकी जानवरों को हमने पाला, जैसे बैल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस में आई। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने उसी समय बोवाइन, यानी कि कुछ एनिमल्स जो बोवाइन काइंड के थे, या फिर बकरी, भैंस, इस तरीके के बोल सकते हैं, तो इन सभी को पालना हम लोगों ने शुरू किया। ये एक तरीके से वो भी एक स्टोरेज ऑफ फूड ही था, ठीक है। ख़राब वेदर कंडीशन में जब हम क्रॉप भी नहीं उगा सकते थे, तब उसको हम लोग भक्षण कर सकते थे, उसको हम लोग खा सकते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है हमारा इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन बोल सकते हो। इमर्जेंस तो हुआ, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन भी हुआ, मतलब हम लोग हंटर गैदरर से परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ गए। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं क्रॉप्स। अब चूंकि हम लोग क्रॉप्स के बारे में क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर चुके, तो क्रॉप्स होता क्या है, जब एक बहुत बड़े फील्ड में आप एक ही तरह के फसल उगाते हो, एक ही तरह के पौधे उगाते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। यहाँ हमने आपके टाइम को बचाने के लिए कि ज़्यादा कंज्यूम ना हो, उसके लिए हमने पहले ही लिख रखा है कि क्रॉप क्या है, व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब क्या होता है कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के प्लांट्स
एक ही प्रकार के प्लांट्स क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं, ग्रो और कल्टीवेट उगाए जाते हैं और उसे उपजाए जाते हैं, तो एक ही जगह पर, ठीक है। मतलब कोई एक बड़ा सा फील्ड है, ठीक है, उसी में आप क्या कर रहे हो, या तो वीट क्रॉप्स लगा रहे हो या तो राइस का क्रॉप्स लगा रहे हो, इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो। तो ये क्या है कि आप एक ही जगह पे बहुत सारे जब क्रॉप्स लगाते हो तो उसको बोलते हैं कि आप एक ही तरीके के फसल उगाते हो, ठीक है, एक ही तरीके के पौधे उगाते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, क्रॉप बोलते हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिखे व्हीट ऑफ क्रॉप। फिर उसके बाद हम एक बात जानते हैं क्या, कि अगर हम पूरे भारत को देखें तो पूरे भारत में अलग अलग टाइप के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब डिफरेंट वेदर कंडीशंस है। अगर हम लोग हिमालय रीजन की तरफ बढ़े तो वहाँ डिफरेंट वेदर कंडीशन है। अगर हम लोग साउथ में बढ़े जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के नज़दीक है, तो वो क्या है, वहाँ अलग वेदर कंडीशन है। ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है हम लोग, तो वहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस ही करता है कुल 8 राज्यों से हमारे भारत में, तो वहाँ भी वहाँ एक अलग वेदर कंडीशन है ना। तो और नॉर्थ ईस्ट में अलग वेदर कंडीशन है। तो ये डिफरेंट वेदर कंडीशन होने के वजह से हमें डिफरेंट वेदर कंडीशन, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से, जैसे कि हमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल, ये अलग अलग होने की वजह से हमें डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट क्रॉप्स दिखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग ज़्यादातर देख पाते हैं, जो इसमें क्या है, commonly 2 broad cropping patterns are found in India. For example, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब ये खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या है, तो देख लीजिए। खरीफ क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जिसको हम लोग रेनी सीजन में सोन करते हैं, मतलब कि रेनी सीजन में आप उसको बोते हो, जैसे कि आप जून से सितंबर में उसको बोते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या है कि मेज हो गया, पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सभी खरीफ क्रॉप्स हैं। तो खरीफ क्रॉप्स क्या है, लिख लीजिए, अच्छा लिखवा देंगे। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। The rainy season in India is generally found from June to September, and the example of this kharif crop is groundnut, paddy, soybean, ठीक है, कॉटन, दीज ऑल आर खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स एक तरीके से समझिए विंटर क्रॉप्स है। विंटर क्रॉप्स का मतलब क्या है कि आप द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन, है ना। आप विंटर सीजन में जिसको आप क्या करते हो, ग्रो करवाते हो या फिर उसको बोते हो। फॉर एग्जांपल ये सारे एग्जांपल किसके, रबी क्रॉप्स के हैं, ठीक है। और ये हम लोग जनरली कब से कब तक उगाते हैं, अक्टूबर से मार्च तक के बीच में उगाते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, है ना। ये सभी एग्जांपल है हमारे वीट क्रॉप्स के, है ना। तो इसके अलावा हम लोग पल्सेज भी और वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, ठीक है, इन समर, ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। अच्छा, ये पल्सेस क्यों उगाते हैं, इसका आप एक बार पिछले वाले वीडियोज़ में जा कर के देखें कि ये आखिर पल्सेज जो 2 क्रॉप्स के बीच में हम उगाते हैं, उसको क्रॉप प्रोड्यूस करवाते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, उनके क्या फ़ायदे हैं जो हमें आगे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं अगले क्रॉप्स में। एक क्रॉप्स, देन पल्स, देन अगला क्रॉप। इस तरीके का जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट्स मिलता है हमें, या फिर फार्मर्स को क्या बेनिफिट्स मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप, आखिर बेसिक प्रैक्टिसेस क्रॉप के क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप आराम से पॉज करके वीडियो नोट डाउन ही करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लें, क्योंकि हम जानते हैं स्क्रीनशॉट वैसे ही रहा धरा का धरा रह जाते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में भी लिख दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम रेनी सीजन इन इंडिया। इंडिया में क्या है, इट इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है। जून से सितंबर के बीच में क्या किया जाता है, इंडिया में रेनी सीजन होते हैं, और इसी रेनी सीजन में
पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी फसलें जो हैं उगाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं रबी क्रॉप्स क्या है। तो रबी क्रॉप्स को किस समय बोया जाता है, सो किया जाता है? तो विंटर सीजन में। कब सो किया जाता है? विंटर सीजन में। ध्यान देते चलेंगे, कब कब सो किया जाता है? विंटर सीजन में। एंड आर कॉल्ड दिस, ये इसी वजह से इनको हम लोग रबी क्रॉप भी कहते हैं। इन इंडिया इट इज़ जनरली, इंडिया में इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो क्या है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक है। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, गेहूँ आप देखिएगा तो ज़्यादातर ठंड में उगाए जाते हैं। ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिंसीड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? रबी क्रॉप्स के अंडर में आती हैं। पैडी, धान जो है हमारा खरीफ क्रॉप है, और वीट जो है हमारा रबी क्रॉप है। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिए जाते हैं कि कौन इसमें खरीफ क्रॉप है, कौन इसमें रबी क्रॉप है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन से भी पूछ लिए जाते हैं कि खरीफ क्रॉप का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, और रबी क्रॉप का टाइम पीरियड है वो क्या है। कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द खरीफ क्रॉप एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर रबी क्रॉप। मतलब खरीफ क्रॉप सीजन, समर सीजन आपका रेनी सीजन में, और विंटर सीजन में आपका रबी क्रॉप होता है। उसके बाद हम लोग समर सीजन में कभी कभी दालों को भी उगा लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। पल्सेज हम लोग देखते हैं, और पल्सेज का क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। उसमें उसमें क्षमता होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया, उनके वजह से नाइट्रेट्स के फॉर्म में, नाइट्रोजन जो होते हैं हवा में मिले हुए होते हैं, उनको नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद वो सॉल्यूबल फॉर्म में मिल करके, और फिर उसके बाद जो है हम लोग नहीं, पौधे जो है उसको रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिएगा एकदम ध्यान से। आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसे लिख लिया होगा। अब हम लोग जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एग्रीकल्चर में सबसे पहला स्टेप है, और इस स्टेप में हम करते क्या है, या फिर किसान करते क्या है कि टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं। मतलब सॉइल को टर्न करते हैं, नीचे के मिट्टी को ऊपर कर देते हैं और ऊपर के नीचे मिट्टी को नीचे कर देते हैं। मतलब टर्निंग ऑफ सॉइल होता है, और उसके बाद लूजनिंग ऑफ सॉइल भी कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट रिच, देखो प्लांट जो होते हैं उसको सपोर्ट करते कुछ सेंटीमीटर्स के ही ऊपर के कुछ सेंटीमीटर्स के मिट्टी, ठीक है। अब इसको क्या होता है कि इसमें अगर लगातार प्लांट रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक प्लेट में आपको भोजन दे दिया जाए, बोले कि खाइए, तो आप लगातार खाते रहे तो भोजन कम होगा, है ना। तो इसी तरीके से मिट्टी, अब ये क्या है, न्यूट्रिएंट रिच है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट धीरे धीरे क्या करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया। अब ये डिफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया, मतलब घट गया इसमें न्यूट्रिएंट्स, और नीचे वाले सॉइल को क्या किया जाता है कि पलट करके ऊपर कर दिया जाता है, ताकि अब ये किया जाए रिप्लेनिशमेंट ऑफ इसका न्यूट्रिएंट्स हो, और तब तक नीचे वाले सॉइल से अब इसका यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। अब देखो उससे, अब ये टर्निंग और लूजनिंग से और क्या फ़ायदे होते हैं, इससे क्या होता है कि एयर पास हो सकता है, एयर गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एयर गैप जब क्रिएट हो जाता है सॉइल्स में, तो जो रूट्स होते हैं वो आसानी से क्या ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग कर पाते हैं रूट्स आसानी से। और इसके अगर टर्निंग और लूजनिंग सॉइल से और भी फ़ायदे हैं, इसमें अर्थवॉर्म्स हो गया, फिर और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, जो किसानों के एक तरीके से दोस्त है, फ्रेंड्स है ना, वो क्या करते हैं, वो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स को और ऐड ऑन करते हैं, और भी वो फर्दर क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं ना, ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल्स को। उसके बाद उसमें क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, ह्यूमस भी ऐड करते हैं, ठीक है। ह्यूमस मतलब मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये भी ऐड करते हैं, अर्थवॉर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट रिच, मतलब सॉइल्स जो है न्यूट्रिएंट रिच होते चले जाते हैं। अच्छा, क्या बोले कि सॉइल में ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि डिकम्पोजिशन, ठीक है, जो मिनरल्स, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, या फिर डेड मैटर्स हैं, डिकेइंग मैटर्स हैं, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी यूटिलाइजेशन, उनको भी क्या करते हैं कि उनको प्रोवाइड करवा देते हैं पेड़ पौधों को, सॉइल्स में उसको डाल देते हैं, और सॉइल्स क्या करते हैं फिर उसके बाद
रिसीव कर लेते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को। तो एक तरीके से वो भी क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या है, एक है आपका क्या है कि टिलिंग और प्लोइंग क्या है। तो टिलिंग और प्लोइंग जाने, टिलिंग क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ये पूछता है व्हाट इज टिलिंग, क्वेश्चन आपका आता है, अराइज होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग of soil is called tilling or plowing। टिलिंग भी बोलते हैं, प्लोइंग भी बोलते हैं, मतलब खेत जोतना, ठीक है, खेत जोतना, टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, तो आप इससे क्या करते हैं कि खेत जोतते हैं कैसे, तो जब लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल ही क्या कहलाता है कि टिलिंग और प्लोइंग कहलाता है। अब इसको आप करते क्या है, प्लो शेयर बाय विद द हेल्प ऑफ प्लो शेयर, यानी हल के मदद से आप क्या करते हैं, इसका टर्निंग एंड लूजनिंग कर पाते हैं। इसके वजह से होता क्या है कि जब टर्निंग एंड लूजनिंग करते हैं तो बड़े बड़े लंप ऑफ सॉइल्स भी हो जाते हैं, मिलते हैं बड़े बड़े टुकड़े। आप कभी देखिएगा खेत जहाँ जोताते रहे वहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे जब खेत जोताने के बाद यानी कि प्लोइंग हो जाने के बाद वहाँ पे बड़े बड़े टुकड़े मिट्टी के होते हैं। बचपन में तो आप सभी लोग या हम भी लोग ऐसा करते थे कि कुछ मिट्टी के टुकड़े घर पे ले आए ताकि उसको हम गमला में भी लगा सकें, है ना। तो क्या होता है कि हम लोग टिलिंग और प्लोइंग के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि बड़े बड़े लंप ऑफ सॉइल होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं, ठीक है। तो बिग पीसेज ऑफ सॉइल, अगर क्रम्स पूछेगा, क्रम्स क्या है, क्रम्स क्या है, तो ये क्या है, बिग पीसेज ऑफ सॉइल, बिग पीसेज ऑफ सॉइल लेफ्ट आफ्टर प्लोइंग। बिग पीसेज ऑफ सॉइल लेफ्ट आफ्टर प्लोइंग, प्लोइंग के बाद जो बच जाता है बड़े बड़े पीसेज सॉइल के, वो क्या कहलाते हैं, क्रम्स कहलाते हैं। अब इनको क्या करना होता है कि तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लैंक के मदद से आप उसको क्या करते हैं, मतलब किसान उसको क्या करते हैं कि उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। और लेवलर के मदद से पूरा उसको, उसके बाद देखिए कि किसान क्या करते हैं, एक बड़ा सा पटरा जैसा रहता है, उसको बांध करके, पटरा नहीं भारी कुछ लकड़ी या लोहे का भी होता है, उसको बांध करके पूरे खेत में दौड़ाता है। इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा मिट्टी जो है एक लेवल में आ जाता है, एक समान हो जाता है। कभी कभी जिस मिट्टी में ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, पहले ही फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करके और उसके बाद टिलिंग किया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि मिक्सिंग अप ऑफ मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल गेट्स वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाता है कि उसमें मिल जाता है, ठीक है। और इसके वजह से पूरा सॉइल जो हो जाता है न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस होता है, ये हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स के दौरान करते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये तो हम बताएं कि टिलिंग के पहले आप मैन्योर्स भी ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद आप सोइंग के पहले कभी कभी क्या होता है ना कि कोई खेत में बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी होता है, तो बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी होने की वजह से उनको सबसे पहले वाटरिंग किया जाता है टिलिंग के पहले, यानी कि खेत जोतने से पहले उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, वाटरिंग किया जाता है, जिससे कि वो मिट्टी थोड़ा ढीला हो जाए। उसके बाद उनको क्या किया जाता है, प्लो किया जाता है, ठीक है, प्लो शेयर के मदद से। फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस करते हैं। और जैसा कि बताया कि अगर मान ले जाए वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो गया है वो सॉइल अगर, तो उसमें क्या कर देते हैं कि पहले हम मैन्योर्स को ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको हम प्लो कर देते हैं, टिलिंग करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि बढ़िया से मिक्सिंग हो जाता है सॉइल में मैन्योर्स का। तो सॉइल क्या करता है, सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग।
सॉइल को कभी कभी किया जाता है जब हम टिलिंग कर लेते हैं, ठीक है, जब ऐसा कोई मिट्टी नहीं है जो बहुत सख्त है, तो जब हम टिलिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग का प्रोसेस होता है सोइंग का, यानी कि बीज बोने का। तो इस प्रोसेस में हम करते क्या है कि सोइंग के पहले आराम से पानी डाल लेते हैं पूरे के पूरे खेत में, ठीक है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। फिर उसके बाद हम कल इसके एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज इतना काफ़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग ये लेक्चर चूँकि हमको बहुत कम टाइम कंज्यूम करना होता है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं कम समय में देने की प्रोवाइड करता हूँ, प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप क्या करें कि अगर कोई चीज़ ना समझ में आए, ठीक है, तो आप 1-2 बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रोक के और लगातार देखें, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने लगेगा, ठीक है। और फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट ज़रूर कर दें कि सर मतलब किसी तरीके का आपका कोई सजेशन रहा हो तो, ठीक है। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि मुझे बूस्ट मिलता रहे और मैं आप लोगों को इसी तरीके से शिक्षा देने में अग्रसर होता रहूँ। धन्यवाद।